जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 1 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है कब मनाया गया है। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ जो है विश्व दिवस कब मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। देखिए, यह दिवस जो है हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2013 में आधिकारिक रूप दिया गया था, जिसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह तस्करी मानवाधिकारों का जो है गंभीर उल्लंघन है, जिसमें लोग जबरदस्ती काम करने या शोषण के लिए बेचे जाते हैं। इस दिवस पर जो है विभिन्न देशों में नीतियों, संरक्षण और शिक्षा पर जो है जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस मुद्दे के खिलाफ कानून और कार्यवाही को जो है मजबूत किया जाता है। तो 2025 का इसका विषय क्या है, तो 2025 का जो है इसका विषय है मानव तस्करी एक संगठित अपराध है और इसे ख़त्म करें। तो 2025 का इसका मुख्य विषय है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान भारतम मिशन जो है किसने शुरू किया है। ज्ञान भारतम मिशन जो है इसे किसने शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया है, ज्ञान भारतम मिशन को। देखिए, यह मिशन जो है 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो के कार्यक्रम जो कि मन की बात जो है इसमें शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को जो है डिजिटल रूप से सुरक्षित करना और संरक्षण देना है। मिशन के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया जाएगा। इसे जो है 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में समर्थन मिला, जिसमें बजट 60 करोड़ रुपए किया गया। यह प्रयास जो है भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का है। मिशन डिजिटल पांडुलिपि संग्रह को विश्व भर के शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए जो है सुलभ बनाएगा। यह मिशन भारत के ज्ञान और सभ्यता के इतिहास को जो है संरक्षित कर रखने की एक बड़ी पहल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज के अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो इसको याद रखिएगा, फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस जो है इसने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। देखिए, फ्रांस जो है वह सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा और माल्टा ने भी ऐसा करने की घोषणा की है। यह कदम जो है फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के संघर्ष और द्विराज्य समाधान को जो है मजबूत करता है। फिलहाल 145 से ज़्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जिसमें भारत, रूस और चीन भी शामिल है। अमेरिका और इजराइल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और हमसे जो है हमास का समर्थन बताया है और इसे जो है हमास का समर्थन बताया है। फिलिस्तीन जो है 1967 की सीमाओं के आधार पर वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर अपने अधिकार का दावा करता है। यह मान्यता शांति प्रक्रिया और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी पूर्ण संप्रभुता जो है पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है कि किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे जो है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, संजय सिंघल को। किसे? संजय सिंघल को। देखिए, संजय सिंघल जो है इनको 1 सितंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल दैट मीन्स की एसएसबी का
महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर थे। संजय सिंघल जो है ओडिशा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल जो है 21 दिसंबर 2028 तक निर्धारित है। एसएसबी जो है मुख्य रूप से भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। उनकी नियुक्ति से बल के नेतृत्व को एक अनुभवी और रणनीतिक दृष्टिकोण मिलेगा। संजय सिंघल मौजूदा महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त 2025 को जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये है संजय सिंघल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का घोषणा किया है, तो इसको ध्यान रखना है 25%। कितने प्रतिशत? 25%। देखिए ट्रंप जो है इसने 30 जुलाई 2025 को जो है भारत से आयात पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इस टैरिफ के पीछे जो है भारत के रूस से ऊर्जा और सैन्य संबंधों का हवाला दिया है। बोला है कि भारत जो है रूस से ऊर्जा और सैन्य संबंध रखता है, तो इसका हवाला देते हुए इसने 25% जो है टैरिफ लगाने का घोषणा किया। इस टैरिफ का असर जो है भारत के टेक्सटाइल्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों पर खास असर होगा। भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में यह कदम तनाव बढ़ने वाला माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार माने तो इस टैरिफ का समग्र प्रभाव जो है भारत की जीडीपी पर 0.2% से 0.5% तक जो है हो सकता है। भारत की तुलना में वियतनाम जैसे देश 20% टैरिफ पर अमेरिका बाजार में फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट जो है प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है, इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ पर कि सड़क सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है सड़क हादसों को कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना है। एआई तकनीक हादसों के कारणों का विश्लेषण करेगी और भविष्य में हादसे रोकने में मदद करेगी। इस पहल को जो है आईटीआई लिमिटेड और तकनीकी पार्टनर एम लॉजिका जो है के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी इस पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2025-26 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। यह मॉडल डेटा आधारित प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जिससे सड़कों पर सुरक्षा अधिक मजबूत होगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि किसने एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर जो है लॉन्च किया है। किसने एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, रिलायंस जियो ने। किसने? रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो जो है इसने 29 जुलाई 2025 को भारत का पहला एआई रेड क्लाउड कंप्यूटर जियो पीसी जो है लॉन्च किया है। यह क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है जो किसी भी टीवी स्क्रीन को हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर में बदल सकता है। जियो पीसी इस्तेमाल के लिए जो है महंगे हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जियो सेट टॉप बॉक्स, कीबोर्ड और माउस चाहिए। यह एआई टूल्स के लिए तैयार है जो ऑनलाइन लर्निंग, रिमोट वर्क और रोज़मर्रा के काम को जो है आसान बनाते हैं। उपयोगकर्ताओं को जो है 512 GB क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब एक्सप्रेस जैसे टूल्स भी मिलते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन प्लान मासिक 400 रुपये से शुरू होता है, जिससे यह छात्रों और छोटे व्यवसाय के लोगों के लिए जो है किफ़ायती है। जियो पीसी देश में डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और डिजिटल समावेशन के लिए जो एक
जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि गोवा स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है। गोवा स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 30 मई को। गोवा स्थापना दिवस जो है हर साल 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को जो है गोवा को भारत का पूर्ण राज्य मान्यता मिला था और यह भारत का 25वां राज्य बना था। इससे पहले गोवा जो है पुर्तगाली शासन के अधीन था, जिसे 19 दिसंबर 1961 को भारत ने मुक्त कराया था। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 30 मई को स्थापना दिवस के रूप में। तो स्थापना दिवस का मतलब है गोवा का भारतीय संघ में आधिकारिक तौर पर राज्य बनना। यह दिन जो है गोवा की प्रगति, संस्कृति और भारतीय संघ में उसके आने का जश्न है। भारत के अन्य राज्यों की तरह गोवा भी जो है अपनी समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में निसार उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है। हाल ही में निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है कहाँ से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा से। इसको याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से। देखिए निसार उपग्रह जो है, निसार उपग्रह इसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह मिशन जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अमेरिका की नासा की संयुक्त पहल है। निसार उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह, हिमखंड, महासागर और जलवायु के बदलावों का अध्ययन करेगा। इसमें 2 प्रकार के रडार लगे हैं जो सभी मौसम और दिन रात काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के रडार कौन कौन से हैं, तो नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड है। ठीक है, यह उपग्रह जो है 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देगा। निसार मिशन अत्याधुनिक तकनीक का उदाहरण है और इसे GSLV F-16 रॉकेट से जो है सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में जो है छोड़ा गया। यह मिशन भारत और अमेरिका के बीच मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो है प्रतीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और आज का अगला और आखिरी प्रश्न की बात करें तो हाल ही में एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांश भौमिक ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांश भौमिक ने कौन सा पदक जीता है, इसको याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दिव्यांश भौमिक जो है इन्होंने 2025 में अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह जीत भारत के लिए 36 वर्षों के बाद एशियन यूथ चैंपियनशिप में पहली बार आई है। उन्होंने फाइनल में जो है चीन की झू छिही को जो है 4-2 से हरा करके ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। दिव्यांश जो है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 3 चीनी खिलाड़ियों को मात दी। इससे भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। दिव्यांश दानी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के विकास कार्यक्रम की खिलाड़ी हैं और टेबल टेनिस सुपर लीग जो है महाराष्ट्र में भी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई। उनकी यह जीत वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए जो है वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफिकेशन का जो है रास्ता खोलती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों के माध्यम से जो भी मैंने आर्टिकल आपको बताने का प्रयास किया, जो भी आर्टिकल मैंने बताया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर हेल्पफुल लगता हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ जो है उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।